कक्षा 12वीं की स्टूडेंट पहली आपका विषय अर्थशास्त्र का यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि अर्थशास्त्र का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका। और साथ ही आपको बता दें, पेपर देने से पहले आपको इस पेपर पूरा पर रट के जाना, ठीक है। आप 80 में 80 अंक लाएंगे, तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना और पेपर देने से पहले अच्छे से याद कर लीजिएगा। साथ ही आपका यहाँ पर समय यहाँ पर 3 घंटे रहेगा, पूरा अंक 80 अंक रहेगा। आप यहाँ पर देख लीजिए निर्देश आते हैं, सही प्रश्न करना अनिवार्य है। फिर आपका दूसरा आता प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिनके लिए 32 अंक निर्धारित है। फिर आपका तीसरा आता प्रश्न क्रमांक 6 से 15 तक कुल 10 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। फिर आपका ठीक है चौथा निर्देश आता है 5वां, तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ सकते हैं। और साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मैथ से आपके लिए पेपर लाते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पर अर्थशास्त्र के पेपर वो देख लेते हैं। तो आपको थोड़ा यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख पाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके पहले यहाँ पर आते हैं सही विकल्प, ठीक है स्टूडेंट। आपके यहाँ पर सही विकल्प आते हैं, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए अच्छी तरह से, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपका पहला आता है उत्पादन के घटक होते हैं। तो जो आपके यहाँ पर उत्पादन घटक होते हैं वो आपके यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन आता है 2, बात आपका 3, और सात आपका 4 और दाता 5। तो यहाँ पर उत्पादन के घटक होते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। फिर जो आपका यहाँ पर दिया गया है निम्न में से मध्यवर्ती वस्तु है, तो आपका था टीवी, बात आपका मशीन, ठीक है, और साथ आपका लकड़ी और दाता कोयला। तो यहाँ पर निम्न में से मध्यवर्ती वस्तु है, इसका करेक्ट आंसर आपका सारा रहेगा लकड़ी। लकड़ी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान से सुनना है और देखना, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पर याद कर लेने हैं, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है साम्य कीमत का निर्धारण निम्न में से किसके द्वारा स्थापित होता है। तो आपका था मांग, बात आपका पूर्ति, और साथ आपका आओ बात दोनों, दाता इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर साम्य कीमत का निर्धारण निम्न में से किसके द्वारा स्थापित होता है। तो आपका इसका करेक्ट आंसर मांग भी हो जाएगा, पूर्ति भी। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका सा हो जाएगा, क्योंकि आओ बात दोनों इसमें दोनों आ जाते हैं, तो आपका सा करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका चौथा आता है इनमें से कौन सी परिवर्तनशील लागत है। तो आपका आता संपत्ति कर, और बात कच्चे माल की लागत, साथ ब्याज भुगतान, और दाता उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर इनमें से कौन सी परिवर्तनशील लागत है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका रहेगा कच्चे माल की लागत। फिर आपका आता 5वां, आप यहाँ पर देख लीजिए, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है, और बात धनात्मक होती है, और साथ आपका शून्य होती है, दाता उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता आपकी जो रहेगी वो शून्य होती है, ठीक है, शून्य होती है, आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका 6वां आता अर्थव्यवस्था में क्षेत्र होते हैं, ठीक है, 2 क्षेत्र होते हैं, 3, 4 इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अर्थव्यवस्था में जो क्षेत्र होते हैं वो 3 क्षेत्र होते हैं। तो इस तरह से आपको जो यहाँ पर सही विकल्प है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छी तरह से यहाँ पर याद कर लिए होंगे, ठीक है। और जो वीडियो को लाइक का बटन है वो यहाँ पर जरूर से दबा दीजिएगा, क्योंकि हम बड़ी मैथ से आपके लिए वीडियो लाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लाइक जरूर कर लीजिए। और साथ ही आपका यहाँ पर प्रश्न 2 आता है, ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला तक पूर्ति की कीमत लोच प्रकार की होती है। तो यहाँ पूर्ति की कीमत लोच 5 प्रकार की होती है। तो 5 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा पहले रिक्त स्थान का। फिर दूसरा आता कुल उपयोगिता ठीक है उपयोगिताओं का योग होती है। तो यहाँ पर कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिताओं का योग होती है। तो सीमांत इसका आंसर रहेगा, ठीक है, सीमांत उपयोगिताओं का योग होती है। फिर तीसरा आता उपहार आय है। तो यहाँ पर उपहार आपका राष्ट्रीय आय है। तो राष्ट्रीय इसका आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया चौथा औसत आगम के बराबर होता है। तो यहाँ पर औसत आगम सीमांत आगम के बराबर होता है। तो सीमांत आपका इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है, सीमांत आगम के बराबर होता है। और फिर जो आपका आता 5वां मांग का नियम एक दृष्टिकोण है। तो मांग का नियम एक उपभोक्ता दृष्टिकोण है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर उपभोक्ता हो जाएगा, ठीक है, उपभोक्ता दृष्टिकोण है। फिर आपका 6वां आता पूर्ति एक अवधारणा है। तो यहाँ पूर्ति एक आर्थिक व व्यावसायिक अवधारणा है, ठीक है, आर्थिक व व्यावसायिक, ठीक है, आर्थिक व व्यावसायिक आपकी अवधारणा है। तो इस तरह से आपका इसका आंसर हो जाता है, ठीक है, पूर्ति एक आर्थिक व व्यावसायिक अवधारणा है। तो आपने यहाँ पर रिक्त स्थान अच्छे से याद कर लिए होंगे। आप प्रश्न 3 आता है सत्य असत्य का चयन करके लिखिए। 6 नंबर के आते हैं। तो पहला सीमांत उपयुक्त ऋणात्मक भी हो सकती है। तो पहला आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। फिर जो आपके यहाँ पर दूसरा आता है सूक्ष्म अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है। तो यह आपका असत्य हो जाएगा। फिर जो आपका आता है वर्तमान समय में कोई भी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था नहीं है। तो आपका यह यहाँ पर सत्य रहेगा। फिर जो आपका यहाँ पर दिया गया बाजार मूल्य काल्पनिक होता है। तो यह आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही जो आपके यहाँ पर आता है 5वां यदि कुल आगम स्थिर है तो औसत आगम भी स्थिर होगा। तो यह आपका यहाँ पर असत्य रहेगा।
फिर जो आपका आता है 6वां, भारत में मिश्रित आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया, तो यह आपका बिल्कुल यहाँ पर सत्य रहेगा। तो इस तरह से आपको जो यहाँ पर सत्य असत्य हैं वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। आपने यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर याद कर लिए होंगे, और जो वीडियो को लाइक है जरूर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, आप चलिए आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। और साथ ही पेपर देने से पहले आपको यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पूरे याद कर लेना है पेपर को। तो आपकी आती हैं सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, 7 नंबर की आती हैं स्तंभ और बा में आपकी दी हैं सही जोड़ी। तो पहले आती है उत्पादन की तकनीक समस्या, तो इसको आपको कुल उत्पादन किए जाए से मैच करना है। फिर दूसरी आती है मांग में वृद्धि, तो मांग में वृद्धि को मैच करना है आपको अधि सामान्य। ठीक है, मांग में वृद्धि आपकी हो जाएगी अधि सामान्य लाभ। फिर जो आपकी आती है भवन का किराया। ठीक है, भवन का किराया को मैच करना है आपको किससे, इसको मैच करना है आपको स्थिर लागत से। जो चौथी आती है आपकी कुल उत्पादन, तो इसको आपको परिवर्तनशील साधन से मैच करना है। और जो 5वीं आती है आपकी श्रम, तो श्रम को मैच करना आपको मांग तक में दाहिनी और परिवर्तन, ये आपकी 5वीं रहेगी। जो 6वीं आती है टी आर बड़ा टी सी, तो इसको आपको लाभ में कमी से मैच करना है। और जो आपकी 7वीं आती है उत्पादन लागत में वृद्धि, तो इसको आपको कुल उत्पादन का योग से मैच करना है। तो इस तरह से आपकी जो सही जुड़ी वो मैच हो जाती है। साथ ही हमने यहाँ पर नंबर लिख दिए कौन में वो कौन सी मैच करनी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और साथ ही आपको अच्छे से यहाँ पर याद कर लेना है। अब प्रश्न 5 आता है, एक सद्भाग में उत्तर दिए आपके 7 नंबर के आते हैं। तो पहला साधनों की मांग किस प्रकार की मांग होती है, तो यहाँ पर साधनों की मांग व्युत्पन्न मांग प्रकार की होती है। तो व्युत्पन्न आपका इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, व्युत्पन्न मांग। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका दूसरा आता है उत्पादन फलन कितने प्रकार का होता है, तो यहाँ पर उत्पादन फलन होता है आपका 2 प्रकार का। फिर तीसरा आता है शाखा का निर्माण कौन करता है, तो यहाँ पर शाखा का निर्माण ठीक है व्यापारिक बैंक करता है। तो इसका आंसर आपका रहेगा व्यापारिक बैंक। ठीक है, व्यापारिक बैंक आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता है चौथा, रिजर्व बैंक किस प्रणाली के आधार पर नोट निर्गमित करता है, तो यहाँ पर जो आपका यहाँ पर चौथे का आंसर है वो आपको यहाँ पर कमेंट में करना है। ठीक है, रिजर्व बैंक किस प्रणाली के आधार पर नोट निर्गमित करता है। तो स्टूडेंट आपको जो यहाँ पर दिया गया था, ठीक है, चौथे का आंसर हम वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे। और जिस स्टूडेंट के इसका आंसर पता हो वो कमेंट भी कर सकता है। फिर 5वां था सीमंत आगत लागत वक्र अंग्रेजी किस अक्षर के सामने होता है, तो इसका आंसर है यू अक्षर। ठीक है, यू अक्षर इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका था बजट रेखा क्या है, तो इसका आंसर रहेगा बजट रेखा से तात्पर्य। ठीक है, बजट रेखा का ठीक है बजट रेखा 2 वस्तुओं के संयोग को ठीक है प्रदर्शित करती है, ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, बजट रेखा 2 वस्तुओं के संयोग को प्रदर्शित करती है। फिर आपका आता है 7वां निम्न कोटि की वस्तुओं के अर्थ, तो इसका जो आपका यहाँ पर 7वां है और चौथा, इनका आंसर आपको वीडियो के लास्ट में बताया जाएगा। और साथ ही चौथे और 7वें का आंसर जिस भी स्टूडेंट को पता हो तो वो कमेंट कर देना। फिर आपका आता है 6वां अर्थव्यवस्था का अर्थ लिखिए, इसका अथवा आता कुल उपयोगिता किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका प्रश्न दिया था अर्थव्यवस्था का अर्थ लिखिए, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए किसी देश के आर्थिक विकास से संबंधित प्रक्रिया को अर्थव्यवस्था कहते हैं, जिसके परिणामस्वरूप देश के उत्पत्ति के समस्त साधनों का कुशलतापूर्वक विद्वहन होता है, राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में निरंतर एवं दीर्घकालीन वृद्धि होती है तथा जनता की जीवन स्तर और सामान्य कल्याण का सूचकांक बढ़ता है। ठीक है, इस तरह से आपका 6वें प्रश्न का आंसर रहेगा। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर लेना। फिर इसका जो अथवा आता है कुल उपयोगिता किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। ठीक है, दोनों में से हम आपको एक आंसर कराएंगे क्योंकि इससे वीडियो भी लॉन्ग नहीं होगा और साथ ही आपका समय भी बचेगा। फिर आपका था मांग की लोच क्या मापती है, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए बाजार की मांग की परिभाषा, सॉरी जो आपके यहाँ पर दिया था मांग की लोच। ठीक है, मांग की लोच क्या मापती है, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए मांग की कीमत लोच यह मापती है कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उसकी मांग में कितना परिवर्तन होता है। इस तरह से आपका 7वें का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर आता है इसका अथवा सूक्ष्म अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका था बाजार मांग को परिभाषित कीजिए, तो 8वें का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए बाजार की मांग की परिभाषा सरल है, या बाजार में सभी उपभोक्ताओं को किसी दिए गए सामान को खरीदने की इच्छा और क्षमता है, या बस बाजार में सभी व्यक्तिगत मांगों को जोड़ती है। बाजार मांग से तात्पर्य किसी बाजार में सभी उपभोक्ताओं की किसी भी वस्तु को खरीदने की इच्छा और क्षमता से है। इस तरह से आपका 8वें का आंसर रहेगा। और जो इसका अथवा आता है, तो अथवा भी आप यहाँ पर देख लीजिए सीमांत जस योग्यता का अर्थ लिखिए, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है व्यष्टि और समष्टि में अंतर लिखिए कोई दो, इसका अथवा आता है आपका यहाँ पर। ठीक है, अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा लिखिए, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका यहाँ पर दिया गया है। तो स्टूडेंट आप 9वें का अथवा का सॉल्यूशन देख लीजिए, जो आपका यहाँ पर दिया समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा लिखिए, तो आप यहाँ पर देख लीजिए समष्टि अर्थशास्त्र की एक शाखा जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करती है, इसे ठीक है मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। इस तरह से आपको 9वें का अथवा का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट
नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय का अर्थ लिखिए। तो प्रति व्यक्ति आय का अर्थ रहेगा आपका, वो आप यहाँ पर देख लीजिए। प्रति व्यक्ति आय किसी देश या भौगोलिक क्षेत्र में प्रति व्यक्ति अर्जित धन की मात्रा का माप है। प्रति व्यक्ति आय का उपयोग किसी क्षेत्र के लिए औसत प्रति व्यक्ति आय निर्धारित करने और आबादी के जीवन स्तर और जीवन की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। इस तरह से आपका 10वीं का आंसर रहेगा। अब चलिए जो इसका आपका अथवा आता है, सकल घरेलू उत्पाद किससे कहते हैं, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है स्टॉक किससे कहते हैं, ठीक है। प्रश्न 11वें का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। अर्थशास्त्र में स्टॉक शब्द से तात्पर्य उत्पादों, परिसंपत्तियों, ऋणों या धन की संपूर्ण मात्रा से जिसे किसी निगम ने संग्रहित किया है, जो वितरण के साथ साथ बिक्री के लिए उपलब्ध है या किसी निश्चित तिथि पर रखा गया है, ठीक है। इस तरह से आपका 11वीं का आंसर रहेगा। और जो इसका आपका यहाँ पर अथवा आता है, ठीक है, मुद्रा का अर्थ समझाइए, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है केंद्रीय बैंक किसे कहते हैं, ठीक है, केंद्रीय बैंक किसे कहते हैं, तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, केंद्रीय बैंक एक सार्वजनिक संस्था है जो किसी देश या देशों के समूह की मुद्रा का प्रबंधन करती है और मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करती है। शाब्दिक रूप से प्रचलन में धन की मात्रा कई केंद्रीय बैंकों का मुख्य उद्देश्य मूल्य स्थिरता है, ठीक है। इस तरह से आपका 12वें प्रश्न का आंसर रहेगा। अब जो 12वीं का अथवा वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, वस्तु विनिमय किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है 13वां पूर्ण रोजगार और अपूर्ण रोजगार संतुलन में अंतर लिखिए। इसका जो अथवा आता है, समग्र पूर्ति को स्पष्ट कीजिए। तो 13वें का आप अथवा का आंसर देख लीजिए। समग्र पूर्ति का मतलब है किसी अर्थव्यवस्था में किसी खास समय में उपलब्ध उत्पादों की मात्रा। इसे वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह से पूरा आपको एक सकारात्मक संबंध होता है, यहाँ तक पूरा आपको याद कर लेना है, स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते, 14वां प्रश्न आता है, पूर्ति का नियम समझाइए। तो जो आपका इसका अथवा आता है, उपयोगिता की परिभाषा लिखिए। तो 14वें का अथवा का आंसर देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, अर्थशास्त्र में उपयोगिता एक शब्द है जिसका उपयोग किसी वस्तु या सेवा के मूल्य या मूल्य को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। और अधिक विशेष रूप से उपयोगिता किसी वस्तु या सेवा के उपभोग से प्राप्त होने वाली कुल संतुष्टि या लाभ है। इस तरह से आपका 14वें का अथवा का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं, 15वां प्रश्न आता है, उदासीनता वक्र नकारात्मक ढाल क्यों बनाते हैं। तो इसका आंसर देख लीजिए, उदासीनता वक्र को बाएं से दाएं नीचे की ओर ढलान के रूप में खींचा जाता है। दूसरे शब्दों में यह नकारात्मक ढलान वाला होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे जैसे उपभोक्ता किसी विशेष वस्तु की खपत बढ़ाता है, उसे संतुष्टि के समान स्तर को बनाए रखने के लिए दूसरी वस्तु वाई की इकाइयों का त्याग करना पड़ता है। इस तरह से आपका 15वें प्रश्न का आंसर रहेगा। तो इनकी आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना है। फिर इसका अथवा था, उपभोक्ता के बजट समूह से आपके समझते हैं, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका था, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था एवं बाजार अर्थव्यवस्था में अंतर लिखिए। इसका जो अथवा आता, पैमाने की प्रतिफल को परिभाषित कीजिए। तो 16वें का अथवा का आंसर देख लीजिए, पैमाने की प्रतिफल से अभिप्राय उत्पादन की इस स्थिति से होता है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों को एक निश्चित अनुपात प्रतिशत से परिवर्तित करते हैं। तो आपको उत्पादन समायोजित कर लें, यहाँ तक पूरे याद कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर जो आता है 17वां प्रश्न, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, 17वें का आपका पूरक एवं प्रति स्थान वस्तु क्या होती है, उदाहरण से लिखिए। और जो इसका आपका यहाँ पर दिया गया है, औसत लागत वक्र यू आकार के होते हैं, कारण दीजिए। तो पूरक एवं प्रति स्थान वस्तु में हम यहाँ पर जो आंसर है वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका पूरक एवं प्रतिस्थापन वस्तु हैं। तो इस तरह से पूरा आपको याद करना है। ये आपका 17वें प्रश्न का आंसर रहता है। और साथ ही वीडियो को साफ देखने के लिए वीडियो को फुल क्वालिटी में देखें। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका यहाँ पर दिया गया है, अधिमांग एवं अधिपूर्ति में अंतर लिखिए। और जो इसका अथवा आता, आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के 3 कारण लिखिए। तो हम यहाँ पर 18वें का अथवा का आंसर देख लेते हैं। ये रही आपकी आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के निम्नलिखित कारण है। पहला कारण आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, ये आपका पहला कारण यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। पहला कारण आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर आपका इसका दूसरा कारण यहाँ पर देख लीजिए, और इसका तीसरा कारण और चौथा, ठीक है। इस तरह से चारों कारणों को आपको यहाँ पर याद कर लेना है। इस तरह से आपका 18वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका यहाँ पर दिया गया है 19वां, ठीक है, हस्तांतरण भुगतान किसे कहते हैं, यह साधन किस प्रकार भिन्न है। और जो इसका अथवा आता है, सकल घरेलू उत्पाद एवं सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, अथवा का आंसर सकल घरेलू उत्पाद एवं सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर, ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद से आशय एक देश की घरेलू सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग से हैं। और सकल घरेलू उत्पाद में विदेशी आय को जोड़ने पर प्राप्त होने वाली आय सरकार राष्ट्रीय उत्पाद कहलाती है। इस तरह से आपको पूरा अंतर यहाँ पर याद कर लेना है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 20वां प्रश्न, ठीक है। 20वां प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए, 21वां आता, क्या होगा दी बाजार में प्रचलित मूल्य है, संतुलित कीमत से अधिक और संतुलित कीमत से कम। फिर अथवा आता, क्या दीर्घकाल में स्थिर लागत हो सकती है, यदि नहीं तो क्यों। फिर 22वां प्रश्न देख लीजिए। और आप यहाँ पर
23वां प्रश्न देख लीजिए। जो आपके 4 नंबर के प्रश्न हैं इनका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और पेपर का आप यहाँ पर PDF ठीक है डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई, तो वहाँ से आप पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।